ए प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया। उसके बाद प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पढ़ लिया। फीमेल गैमेट्स जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पढ़ा कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के पास कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, कौन से एजेंट होते हैं जो उनको वहां से वहां पहुंचाते हैं, ठीक है, मैंने ये पॉलिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद आपने स्टार्ट किया था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या था, मैंने बताया था कि एक डायनामिक प्रोसेस है और स्टिग्मा का फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स लैंड इनटू द स्टिग्मा टू pollen to enters into the ovule। स्टिग्मा के पोलन ग्रेन जब तक लैंड करेगा वहां से लेके और फिर उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगा, वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। यहां तक का पूरा प्रोसेस कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसी के आगे फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन में पूरा प्रोसेस पढ़ा था, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें मैंने बताया था जो ओव्यूल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। फिर मैच्योर पोलन ग्रेन्स का बताया था। मैंने बताया था जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, स्टिग्मा पे आके लैंड करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स लैंड करने के बाद वहां पे एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट करता है पोलन ट्यूब का। फिर पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू पहुंचता है कहाँ, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आने के बाद अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल्स के अंदर एंटर होता है। ओव्यूल्स के अंदर एंटर जो होगा वो किसी डायरेक्शन से हो सकता है, किसी डायरेक्शन से हो सकता है, या तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो सकता है ओव्यूल्स के अंदर, या जो इंट्रूमेंट होता है उसके अंदर उसके थ्रू एंटर हो सकता है, या जो चलेजा एंड होता है सबसे ऊपर में उसके थ्रू एंटर हो सकता है। लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सबसे अंदर का पार्ट एम्ब्रियो सेक है, जिसमें एंटीपोडल सेल थे, जिसमें नीचे एपरेटस था, उसके अंदर जो एंटर होगा वो हमेशा माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर होगा। अब पहले एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में, पहले लास्ट क्लास समझ लेते हैं क्या था। ठीक है, ऐसा शेप था। ऊपर में क्या था, इसको बोलते थे एंटीपोडल, याद है, एंटीपोडल सेल बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, एंटीपोडल सेल। 3 सेल था, नीचे में 2 तो सिनर्जिड था और एक एग सेल था, बीच का एग सेल, याद है। ये क्या था, एग सेल, और ये दोनों क्या था, ये सिनर्जिड था, ऐसा स्ट्रक्चर था। तो ये अंदर का क्या है, ये अंदर का जो है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। ये पूरा क्या था, एम्ब्रियो सेल। और ये कंप्लीट क्या करता है, ओव्यूल। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ओवरी के अंदर कहीं से भी एंटर होता है और ओव्यूल के अंदर ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर होता है। आप उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। शायद मैंने ओवरी लिख भी दिया था कि ओवरी के थ्रू एंटर होता है, वहां पे ओव्यूल कर लेना कि ओव्यूल में तो कहीं से भी एंटर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर सिर्फ माइक्रोपाइल वाले रीजन में होगा, ठीक है। तो आप उसको यदि जहां पे लिखा हो आप करेक्शन कर लेना। ऐसे कुछ जगह क्या होता है कि ओवरी भी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल वर्ड ओव्यूल होता है, इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल के अंदर जो पोलन ग्रेन्स, आपको पता है ये कौन सा था, चलेजल एंड था, ये था चलेजल एंड। ये कौन था, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। जो पोलन ट्यूब आएगा, जो पोलन ट्यूब आएगा वो ऊपर से आने के बाद कहीं से भी एंटर हो सकता है ओव्यूल्स के अंदर। ये पूरा क्या ओव्यूल्स है,
ओव्यूल्स के अंदर कहीं से भी एंटर हो सकता है, या तो चलेजल एंड से एंटर हो सकता है, या फिर इंटूमेंट से एंटर हो सकता है, या फिर माइक्रोपाइल से एंटर हो सकता है। ओव्यूल्स के अंदर तो कहीं से हो सकता है, यही मैंने वहां पे ओवरी बोला था, शायद ओवरी लिखा भी था कि ओवरी के अंदर आप उसको करेक्शन करेगा, ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर तो कहीं से भी एंटर हो सकता है। लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही एंटर होगा, माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही एंटर होगा। यदि यहां से चलेजल एंड से भी पोलन ट्यूब एंटर हो रहा है तो ये घूम के आएगा ऐसे और यहां से एंटर होगा, ये घूम के आएगा, यहां से एंटर होगा, यानी यहां से हो रहा है फिर भी घूम के यहीं आएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही एंटर होगा, और जो एंटर होगा वो सिनर्जिड, जो दोनों साइड का सेल था सिनर्जिड, उसके थ्रू ही एंटर होगा। ठीक है, और जैसे ही उसके थ्रू एंटर हो जाएगा उसके बाद सिनर्जी जो है वो डिजनरेट हो जाता है। अब पोलन ट्यूब से आता क्या है, पोलन ट्यूब से एक तो उसमें आता है जनरेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल, दूसरा आता है वेजिटेटिव सेल। मैंने बताया था जहां पहले 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज था, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, जहां पे एक ही जेनेटिक सेल उसमें बना हुआ था पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो यहाँ पे आके इस पोलन ट्यूब में माइटोसिस होगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा और 1 से 2 जेनेटिक सेल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स के अंदर पहले ही 2 बन चुका था, जेनेटिक से पहले ही 2 बन चुका था, इसको 3 सेल स्टेज बोलते थे। वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होगा, जो पहले हो गया वो नहीं होगा, जो पहले नहीं हुआ था वो आके पोलन ट्यूब में होगा। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल हो गया और 2 जेनेटिक सेल हो गया। वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, वेजिटेटिव सेल का काम है पोलन ट्यूब को मेंटेन रखना, पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देना। पोलन ट्यूब जैसे ही एंटर कर जाएगा, पहले वेजिटेटिव सेल आगे आएगा, जैसे ही एंटर कर जाएगा एम्ब्रियो सेक के अंदर वेजिटेटिव सेल का काम कंप्लीट, और वो डिजनरेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहा। अब बचा उसके अंदर क्या क्या था, पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या आएगा, पोलन ट्यूब से आएगा 2 जनरेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल आएगा। अब अंदर इस टाइम में जैसे ही सिनर्जी के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई था, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई था, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। ये पहले हैप्लॉयड था, ये दोनों फ्यूज होके एक ही बन जाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो अंदर 2 जेनेटिव सेल आया, अब वो गैमिट्स हो गया। जो जेनेटिव सेल है वो क्या है, गैमिट्स, 2 मेल गैमिट्स होते हैं। वो जैसे ही अंदर आएगा, एक तो इस सेल वाले गैमिट्स, जो इसका गैमिट्स है, इससे फ्यूजन करेगा। एक मेल का गैमिट्स, एक जेनेटिव सेल, ये जो सेल है एम्ब्रियो सेक का, उसके साथ फ्यूजन करेगा और इसको बोलते हैं सिंगेमी, या इसी को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये तो फर्टिलाइजेशन है, फीमेल का गैमेट्स और मेल का गैमेट्स दोनों फ्यूजन करेगा, फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स, एक तो फर्टिलाइजेशन ये होता है। और दूसरा एक और जो मेल गैमेट्स बच गया, जो एक जेनेटिव सेल बच गया, वो फ्यूज करेगा इसके साथ, जो डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पैन बोलते हैं, पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, मतलब 2 फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आपके स्टार्टिंग दिया हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से टॉपिक दिया हुआ है। एक फर्टिलाइजेशन इससे हुआ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई और कितने गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। 5 न्यूक्लियाई कौन कौन से, 5 न्यूक्लियाई कौन कौन से, 2 न्यूक्लियाई तो इसके, ये पहले 2 अलग अलग थे ना न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई तो इसके, 1 न्यूक्लियाई इस एक के, 3 और 2 न्यूक्लियाई मेल का जो गैमीट्स है उसके अंदर का न्यूक्लियाई, 5 न्यूक्लियाई। 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 3 गैमीट्स कौन कौन से हैं, 2 तो मेल के गैमीट्स, जो एक इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया था, 2 वो गैमीट्स और एक फीमेल, एक ये गैमीट्स, 3 गैमीट्स। आप बोलोगे सर फर्टिलाइजेशन तो ये भी हुआ है, आपने इसको गैमीट्स क्यों नहीं बोला, ये गैमीट्स नहीं था, गैमीट्स एक्चुअली यही था, इसलिए इसी को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते थे ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको गैमीट्स बोलते थे। ठीक है,
तो लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था वो चेंज हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में, और वही आगे जाके उसमें डिवाइड होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और वो बनेगा एंडोस्पर्म। और जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है फीमेल एग के साथ मेल गैमेट्स का, उसको वो बनेगा जायगोट, जो नॉर्मली बनता है फ्यूजन पे मेल और फीमेल गैमेट्स में, जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनेगा। तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था क्या क्या कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अब होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था पहले फर्टिलाइजेशन के अंदर। मैंने उसको एक बार रिकॉल कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में जहां पे मैंने शायद ओवरी लिख दिया था कि ओवरी के अंदर कहीं से एंटर होगा उसको ओव्यूल कर देना। ठीक है, ओव्यूल के अंदर कहीं से एंटर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो से के अंदर सिर्फ माइक्रोपाइलर वाले रीजन से एंटर होगा। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहीं से जहां तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखिए कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होगा, एंडोस्पर्म का क्या यूज है आगे, और जो जायगोट है एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, आखिर जाके जायगोट एम्ब्रियो क्या बनता है, उसका क्या फॉर्मेशन करता है, ये सब अब आगे देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो मैं रब कर देता हूं, मैं समझाने के लिए बता दिया। देखो, अब सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसके बाद देखेंगे जायगोट डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले इसका यूज क्या है, ये दो फ्यूजन क्यों हुआ। एक तो समझ में आता है कि जो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जो ट्रू फर्टिलाइजेशन जो सिंगेमी हुआ था वो तो समझ में आता है कि नया प्रोडक्ट वहीं से बनेगा। ये तो कन्फर्म मालूम होता है कि मेल का गैमेट्स और फीमेल का एग वाला गैमेट्स, जो दोनों का फ्यूजन हुआ था जिसको सिंगेमी बोले थे, वो तो जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन, उसका तो समझ में आता है कि वो फर्टिलाइजेशन इसलिए हुआ था कि नया प्रोडक्ट बनाना, अपना टारगेट यही है कि नया प्रोडक्ट बनेगा, वो फ्रूट बनेगा, सीड्स बनेगा, वो अपने को समझ में आता है। लेकिन ये जो फ्यूजन हुआ, ये डबल फर्टिलाइजेशन में इसका क्या यूज है, ये जो फॉर्मेशन हुआ एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का क्या यूज है। एंडोस्पर्म जो है ये फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो के लिए। जो जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसको फूड सप्लाई करता है ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा और पहले स्टार्ट हो जाएगा जायगोट की डेवलपमेंट से या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। जब एंडोस्पर्म फूड स्टोर करना शुरू कर देता है और जब एम्ब्रियो को लगता है कि अब मेरे पास इतना फूड है कि अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तब वो डेवलपमेंट शुरू करता है। पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करना शुरू हो जाता है। जब वो फूड बनाना शुरू कर देता है, वो कंटिन्यू डिवाइड होता है, साइज का बढ़ता रहता है, वो फूड जब स्टोर करता रहता है। और जब लगता है कि एम्ब्रियो को नहीं अब फूड इतना हो गया है कि हम अपना डेवलप कर सकते हैं, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू करता है। तो मेन टारगेट एंडोस्पर्म का जो है वो फूड स्टोर करना ही है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है। वो पढ़ेंगे आगे, वो कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है किसके थ्रू, एम्ब्रियो के द्वारा। एम्ब्रियो कंप्लीटली एंडोस्पर्म को अपने फूड में यूटिलाइज कर लेता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पूरा नहीं कर पाता है, कुछ एंडोस्पर्म बच जाते हैं। जैसे व्हीट और राइस में इसमें एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ एंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली डाइकोट प्लांट में क्या होता है कि ये यूज कर लेते हैं। डाइकोट प्लांट में क्या होता है कि मोस्टली एंडोस्पर्म को कंप्लीटली एम्ब्रियो यूज कर लेता है, कंप्लीटली न्यूट्रिशन को खा लेता है। ठीक है, तो अपना को सबसे पहले समझ में आ गया कि एंडोस्पर्म का रोल क्या है, एंडोस्पर्म का क्या यूज है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है,
आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही टाइप का दिया हुआ है, अपन 2-3 टाइप देखेंगे, ठीक है, एक लाइन का देखेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, किस टाइप से डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसे कोकोनट का एग्जांपल दिया हुआ है, कोकोनट के बारे में समझेंगे, उसमें कैसा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पीईसी, पीईसी क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, आपको पता है सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइडेड रिपीटेडली, मैं बोला ना फास्ट डिवाइड करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था ना, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू सेल डिवाइड करके बार बार कंटिन्यू थिक होता चला गया और टिश्यू का फॉर्मेशन किया। ये क्या करता है, स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, वो फूड मटेरियल क्या यूज होता है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड सीड जर्मिनेशन, आगे पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन और डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जो है ना वो इस फूड का यूज करता है, ठीक है। इन एंडोस्पर्मिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आप याद रखना, आपके यदि क्वेश्चन आ गए एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन होता है वो एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आप इसको ये मत करना कि फर्टिलाइजेशन के समय हो गया था, फर्टिलाइजेशन समय इसका फॉर्मेशन मैंने बताया था कि पीईसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, अब जो एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी एंडोस्पोर बनते हैं, उसमें क्या होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, समझ में आया, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, लेकिन इसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। आप इनको नोट करो, फिर अब मैं बताऊंगा कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वो किन किन तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है, ठीक है, कौन कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 2 टाइप और होता है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं एम्स वगैरह में, तो अपन इसको बस थोड़ा सा देख लेना। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोबियल, अपने को इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। देखो नाम से मालूम होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब इसका जो न्यूक्लियर होगा वो फ्रीली डिवाइड होगा। ये है सेलुलर, मतलब इसमें सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा, और हेलोबियल से मालूम तो नहीं होता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप, मतलब न्यूक्लियस भी बनेगा और उसके ऊपर सेल वॉल भी बनेगा, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं एक एक करके होता क्या है। सबसे पहले पेन, पता है ना, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन की बात कर रहा हूं। अब उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड होगा, इसमें माइटोसिस होगा, तो क्या बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लियस बनाएगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसमें डिवीजन क्या होता है, फ्री, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ये कंटिन्यू होता रहता है, इस स्टेज में आ जाता है ये मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कंटिन्यू न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता जाता है और ये बन जाता है मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, देन फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर टिश्यू, मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सेल वॉल आते हैं, तब वो सेल बनता है, टिश्यू बनता है, समझ में आया। पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर सेल वॉल आएगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर टिश्यू। इसको डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये रहा अपना एम्ब्रियो सेल, उसके अंदर पता है बीच में था पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बीच में था, ये रहा, ये क्या होगा, एक से, ये न्यूक्लियस है, ये एक से डिवाइड होकर 2 बनेगा, ये 2 बन गया, ठीक है, ये 2 बन गया, फिर ये डिवाइड होगा 2 से 4, 8, 16, 32,
64, 128 इस तरह से डिवाइड होता जाएगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, फिर लास्ट में आपके सारे न्यूक्लियस के ऊपर में सेल बन जाएगा। ये दिख रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 1 से 2 बन गया, 2 से 4, इस तरह से सिर्फ मल्टी न्यूक्लियर बन गया, सारे न्यूक्लियस है और उसके ऊपर ये सेल वॉल आके बाइंड हो गया। ये मतलब यही फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेंगे उनका फॉर्मेशन ऐसे होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन, एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे ज्यादा इसी फ्री न्यूक्लियस के बाद होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक टाइप का होता है, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर फाउंड इन डाइकोट प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर भी जो डाइकोट और मोनोकोट होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें इस टाइप का होता है, मोनोकोट में इस टाइप का होता है, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोकोनट का, कोकोनट का अपन एग्जांपल लेते हैं। कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट में या तो लिक्विड होता है, या तो उसमें वाटर होता है, या फिर जो उसका एडिबल पार्ट होता है, इसको कर्नल बोलते हैं। जो खाते हैं एडिबल पार्ट व्हाइट कलर का जो होता है, जो खाते हैं उसको बोलते हैं कर्नल, और उसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, जो वाटर होता है। तो जो वाटर होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो न्यूक्लियस होता है। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं, समझ में आया। जो लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं या लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कोकोनट के बारे में, और लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन लिक्विड पार्ट, ठीक है। और जो एडिबल पार्ट होता है इसको मलाई बोलते हैं, या फिर जो व्हाइट जिसको खाते हैं, फिर जिससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है या ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, उसमें जो होता है उसमें सेलुलर टाइप का होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये सेलुलर एंडोस्पर्म मतलब एक कोकोनट के अंदर 2 टाइप का एंडोस्पर्म, जो लिक्विड होता है कोकोनट, जो वाटर होता है उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म, और जो कर्नल होता है, कर्नल बोलते हैं जो एडिबल पार्ट खाने वाला पार्ट, उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप याद रखना, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कोकोनट। समझ में आया। फ्री न्यूक्लियर क्या होता है, पेन के अंदर कंटिन्यू माइटोसिस होता जाएगा और न्यूक्लियस डिवीजन होता जाएगा, मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगा, वो सब अलग सेल बन जाएगा। समझ में आया। ये होता है फ्री न्यूक्लियर। एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्मिक, न्यूक्लियर डिवाइड किया सेल बन गया, 2 से 4 डिवाइड किया सेल बन गया, ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्मिक। ये पेन माइटोसिस हुआ, सेल वॉल फॉर्म्ड इन ईच स्टेज। एक न्यूक्लियस था, 2 बना सेल वॉल बन गया, 2 से 4 बना सेल वॉल बन गया, 8 बनेगा सेल वॉल बन जाएगा। इसमें पहले न्यूक्लियस बन गया सारा, फिर सेल वॉल बना, इसमें न्यूक्लियस के साथ ही सेल वॉल बनता चला। समझ में आया। तो ये हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। और थर्ड आते हैं हेलोजन एंडोस्पर्म। देखते हैं क्या है, पेन, ये पेन है, मूव्स टुवर्ड चलेजल। ये जो हेलोजन एंडोस्पर्म होता है ना, वो क्या होता है, ये आपको पता है जो पेन होता है ये तो बीच में होता है, तो ये कहां चला जाता है, चलेजा की तरफ। जो चलेजल विंड ऊपर होता है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये रहा, ये शिफ्ट हो गया ऊपर आके चलेजा की तरफ, ठीक है। अब वो एक भाग डिवाइड करेगा, तो जो चलेजल विंड होगा वो डिवाइड होकर जो सेल बनाएगा वो छोटा पार्ट होगा, और नीचे का जो माइक्रोपाइलर विंड होगा वो बड़ा होगा। मूव्स टुवर्ड चलेजा, चला पहले वहां चला जाएगा, फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद फर्स्ट सेलुलर डिवीजन, देन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले तो 2 सेल बन जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस बनेगा। फर्स्ट सेलुलर डिवीजन, देन न्यूक्लियर डिवीजन। देखते हैं, ये रहा पेन, ठीक है। ये पेन क्या हो गया, चलेजल इनके तरफ चला गया और एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया। चलेजल इनकी तरफ चला गया, देखो यहां गया और एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया, ये ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। अब इसके एक सेल ये, एक सेल ये, 2 बन गया, 2 सेल बन गया।
अब ये जो बड़ा साइज है इसके अंदर अलग से बनता रहेगा, जो अंदर में है इसके अंदर बनेगा। फर्स्ट सेलुलर डिवीजन, देन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। चेलेजन सेल स्मॉल बट माइक्रोपाइलर इज लार्ज। जो चेलेजन सेल बनता है जो ऊपर जाके वो छोटा सा सेल बनाता है, बाकी ये जो है पूरा बड़ा सा सेल, ठीक है। फाउंड इन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट के अंदर मिलता है, हेलोगियन एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको इंटरमीडिएट टाइप बोलते हैं। क्या होता है हेलोगियन में? सबसे पहले जो पेड़ है वो चलेजा की तरफ ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद डिवाइड होके दो सेल बना लेगा, एक चलेजन सेल, एक पूरा इधर माइक्रोपाइलर सेल। चलेजन सेल छोटा सा बनाएगा, माइक्रोपाइलर सेल बड़ा सा बनाएगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू न्यूक्लियस का डिवीजन होता चला जाएगा। समझ में आया? तो एंजियोस्पर्म जो है वो 3 टाइप का बनता है, और तीनों टाइप में अलग अलग टाइप के डिवीजन होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे होता है? पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेल वॉल आता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है कोकोनट, याद रखना। कोकोनट का जो लिक्विड होता है वो उसमें न्यूक्लियस एंडोस्पर्मिक होते हैं, और जो एडिबल पार्ट कर्नल होता है खाने वाला उसमें सेलुलर एंडोस्पर्मिक होते हैं। सेलुलर पता है न्यूक्लियस और सेल वॉल साथ साथ बनता जाएगा। और इसमें क्या होता है, हेलोगियन में क्या होता है कि पहले वो चलेगा इनके तरफ जाएगा न्यूक्लियस, फिर एक छोटा सा सेल, एक बड़ा सेल बनाएगा, और फिर कंटिन्यू न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाएगा और सेल बनता रहेगा। समझ में आया? इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब एंडोस्पर्म मैंने क्या बोला था कि कुछ तो प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो के थ्रू, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो उनको कंप्लीटली न्यूट्रिशन रूप में यूज कर लेता है। जो प्लांट एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। जो पी, ग्राउंडनट और बीन्स है इनके एंडोस्पर्म में इस फ्रूट में एंडोस्पर्म बचते नहीं है, ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो के थ्रू। बट कुछ ऐसे हैं जिसमें रहते हैं, परसिस्ट करते हैं और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं, और इट परसिस्ट इन सीड मैच्योरेशन। और कुछ ऐसे हैं जो सीड मैच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कैस्टर, कोकोनट, ठीक है। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों एग्जांपल आप याद रखना आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये आपका हो गया एंडोस्पर्म का कहानी कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पे होता है? अब बताओ कि जायगोट का फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? नीचे माइक्रोपाइलर वाले रीजन में, जहां पे सेल था, जहां पे सेल एपेटस था वहीं पे सेल था, वहीं पे मेल गैमेट्स आया था, और जहां पे सिंगेमी हुआ था, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था। कहां पे? माइक्रोपाइलर वाले रीजन, जहां पे फॉर्मेशन जायगोट का, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा ये आज अपन समझते हैं। डाइकोट प्लांट के अंदर, आपके एनसीईआरटी में डाइकोट प्लांट के अंदर डिटेल से दिया हुआ है, तो डाइकोट प्लांट के अंदर कैसे बनता है वो अपन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? जायगोट है। ये क्या है? जायगोट। ये जायगोट रहा। जायगोट कहां पे होगा? एंडोस्पर्म डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड वेयर जायगोट इज सिचुएटेड। जायगोट कहां पे था? माइक्रोपाइलर एंड पे। अब इस पे डेवलपमेंट कैसे होगा? सबसे पहले जायगोट था, उसमें क्या हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स। जैसे ये था तो ये ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवीजन होता है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो जो जायगोट था उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। ये देखो, ये हो गया आपका जायगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। ट्रांसवर्स डिवीजन याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्जाम में आ सकता है कि ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवाइड नहीं होगा। जो जायगोट होगा उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। अभी ट्रांसवर्स डिवीजन का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, उसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल। और जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। एक होता है सस्पेंसर सेल ऊपर का पार्ट, एम्ब्रियोनल सेल नीचे का पार्ट। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये एक्चुअल में मैक्रोपाइल के तरफ का होता है। मतलब अपन मैक्रोपाइल की डायरेक्शन बात करें, जैसा डायग्राम अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उस डायरेक्शन बात करें तो नीचे मैक्रोपाइल नीचे था ना,
तो ये जो सस्पेंसर सेल बनेगा वो माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा, मतलब ये माइक्रोपाइल नीचे की तरफ बनेगा। यहां से कंफ्यूज मत होना ना कि इसको ऊपर बहुत समझ जाना। ये सस्पेंसर से बनता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, मतलब नीचे की ओर, और जो ऊपर का एम्ब्रियोनिक सेल होता है वो होता है टुवर्ड्स चले जा ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ और एम्ब्रियो से बनता है चले जा की तरफ। अब ये आगे क्या होगा, ये डिवाइड करना शुरू करेगा। ये जो है सस्पेंसर सेल, इसमें तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये सस्पेंसर सेल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन, एक नया सेल, फिर डिवीजन, एक नीचे, फिर डिवीजन, एक नीचे, ऐसे होता है। जैसे ये सेल था ना, डिवाइड होकर नीचे, डिवाइड होकर नीचे, ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर एक फिलामेंट की तरफ, एक टेप की तरफ बनाता है, ये फैलता नहीं है। ये है ट्रांसफर हुआ, दो सेल बनेगा, एक नीचे आ जाएगा, फिर ट्रांसवर्स, फिर नीचे, फिर ट्रांसवर्स नीचे, ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होता जाएगा और नीचे भी सेल बनता है। कौन सा? सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब ये इसको था, सोचो माइक्रोपाइल के अंदर तो नीचे था, तो एक्चुअल में ये ऊपर धक्का मार रहा होगा किसको? एम्ब्रियोनिक सेल को। यहां पर डायग्राम ऊपर से दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहां पे है? माइक्रोपाइल की तरफ है। तो माइक्रोपाइल की तरफ है और ट्रांसवर्स डिवीजन माइक्रोपाइल से बाहर तो नहीं निकलेगा ना, माइक्रोपाइल की तरफ ये सबसे पहला सेल, ट्रांसवर्स डिवीजन ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब ये डिवीजन होता जाएगा और इस जो एम्ब्रियोनिक सेल है इसको ऊपर भेजता जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भेजता जाएगा। ये ऊपर क्यों भेजता है? इसका भी रीजन है, ऊपर भेजता है जाके ऊपर से न्यूट्रिशन के लिए। जो एंडोस्पर्म है, आपको पता है एंडोस्पर्म ऊपर बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऊपर होता है, तो इसको ऊपर धक्का मारता है कौन? सस्पेंसर सेल धक्का मारता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके वो न्यूट्रिशन लेता है। मैं डायग्राम तो ऐसे बना रहा हूं, लेकिन आप जो सोचोगे तो नीचे से जाएगा ये, क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ का है। ठीक है, तो ये जो सस्पेंसर सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता रहेगा, और जो एम्ब्रियोनिक सेल है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा। तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, ऐसे फैलेगा, और वो ट्रांसवर्स है तो वो लंबा फैलेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले बनता है 4 स्टेज में, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड होगा। जो 4 स्टेज का सेल बन जाता है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद फिर डिवीजन होगा, ये मैंने लिख दिया कि इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो? फिर 4 से 8 सेल डिवाइड होगा, उस स्टेज को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देख रहे हो, 2 से 4, 4 से 8, इसका सेल एम्ब्रियो का साइज बढ़ता जा रहा है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और ये लंबा है। ठीक है, उसके बाद बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जो हार्ट होता है ना, दिल, उसका शेप लगभग ऐसा मिलता जुलता है ना हार्ट का, तो ऐसा होता है, ऐसे होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर एंडोस्पर्म में बन जाएगा, ये मैच्योर एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो था उसका शेप ऐसा हो गया, जो हार्ट शेप था वो ऐसा हो गया, अब ये मैच्योर एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, ये ऊपर का आपको क्या है? सस्पेंसर है। अब इसमें जो 2 ये निकलता है ना पैरेलल, ये देख रहे हो आप डायरेक्शन 2, ये ऐसा तो ये जो 2 होता है इसको बोलते हैं कॉटिलीडर। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडर। जैसे डाइकोट प्लांट, जैसे चना होता है ना, चना के ऊपर का जो लेयर होता है चौकट, उसको बोलते हैं कॉटिलीडर। तो क्या होता है, 2 जो है वो क्या है? कॉटिलीडर। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? डाइकोट एम्ब्रियो। मैंने बोला था कि डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है, अपन डिटेल से देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? कॉटिलीडर। और जहां पे ये सबसे ऊपर वाले पार्ट, जहां पे सस्पेंसर सेल खत्म होता है, उसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। ठीक है, ये कॉटिलीडर क्या काम करता है? ये रेडियल पार्ट कहां पे आता है, और यहां पर बीच वाले पार्ट को, जहां से कॉटिलीडर का फॉर्मेशन होता है 2 डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल।
क्या बोलते हैं, प्ल्यूमुल। इस प्ल्यूमुल का क्या काम है, रेडियल का क्या काम है, ये सब देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। समझ में आया, ये सब देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। आज समझ में आया इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले माइक्रोपाइलर वाले रेंज में जाएगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिसके कारण दो सेल बनेगा, एक सस्पेंसरी सेल दूसरा एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसरी सेल माइक्रोपाइलर वाले रीजन में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें होगा, और जो ऊपर का पार्ट होगा चेजा की तरफ उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, उसके आगे फिर डिवाइड होगा, नीचे वाला जो एम्ब्रियो है वो तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, ऊपर वाला ट्रांसवर्स डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4 से बनेगा, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, फिर डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये हार्ट के शेप जैसा, फिर डिवाइड होगा और बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। सॉरी, इसको आप मैच्योर एम्ब्रियो लिखो। ठीक है, और लास्ट में ये मैच्योर एम्ब्रियो कर दिया। अब ये रेडिकल, इस पार्ट को रेडिकल बोलते हैं, इस पार्ट को प्ल्यूमुल बोलते हैं। कोटिलिडन क्या होता है, ये सब आगे डिटेल्स, ये आपके एनसीईआरटी में सारा डायग्राम दिया हुआ है, आप ध्यान रखना, ये सारा डायग्राम दिया हुआ है। फिर इसका रेडिकल कहाँ का कौन सा पार्ट बनाता है, प्ल्यूमर क्या बनाता है, ये सब फिर आगे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीटली वायर डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी और लंबा चलेगा। आज ये तो रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।